नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एकेडमी में। और आज मैं आपके लिए हिंदी पेडागोगी का मॉक टेस्ट नंबर 15 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने हिंदी पेडागोगी के 14 मॉक टेस्ट करा चुके हैं। अगर किसी को नहीं देखे हैं तो वो लेयर 3 एजुकेशन में जाकर प्लेलिस्ट पे वीडियो देख लें। तो आज आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और आज पूरे मैं आपको 30 नंबर का कराऊँगा, जिसमें आपके पेडालॉजी, गद्यांश और सारा रहेगा जो आपके संविधा, एमपी-टेट, सी-टेट सभी एग्ज़ाम में आता है जो 30 नंबर का, वो आज मैं पूरा आपको एक मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और आपको 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है। ये 30 क्वेश्चन का एक रहेगा और आपको बताना है कि कितने नंबर आए। पहला क्वेश्चन है, चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि है? चित्र पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि है? वाक्य प्रदान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, चित्र रचना विधि या खेल विधि? बताएं। तो चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण करना है चित्र रचना विधि। कौन सी रचना विधि? चित्र रचना विधि। अगला क्वेश्चन है, वर्णों का उच्चारण क्रम होता है, बताएं। वर्ण का उच्चारण क्रम होता है स्वर, व्यंजन, शब्द और वाक्य, या स्वर उसके बाद फिर व्यंजन, वाक्य फिर शब्द, या व्यंजन, वाक्य, शब्द, स्वर, या इनमें से कोई नहीं। देखो, एक तो ये कट गया, व्यंजन वाला कट गया, स्वर व्यंजन, ये दोनों से, ये पहले स्वर आता है तो इसके बाद स्वर आता है, स्वर आता है, व्यंजन आता है, व्यंजन आता है, शब्द बनता है उसके बाद, वाक्य नहीं। शब्द के बाद वाक्य बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए, वर्णों का उच्चारण का क्रम है, पहले तो स्वर, फिर व्यंजन, फिर उनका शब्द बनेगा पूरा और उसके बाद पूरा एक वाक्य बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेस्ट्रोलॉजी के लेखन शिक्षण विधि है। जो पेस्ट्रोलॉजी उनकी लेखन की शिक्षण विधि कौन सी है? अनुकरण विधि, मोंटेसरी विधि, खेल विधि या मौखिक विधि? बताएं। तो अगर आपसे पूछ ले, पेस्ट्रोलॉजी की शिक्षण विधि है अनुकरण विधि। कौन सी है? अनुकरण विधि। पेस्ट्रोलॉजी के लेखन शिक्षण की विधि कौन सी है? तो आपको कौन सी बताना है? अनुकरण विधि। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मोंटेसरी विधि किसकी है और एक और खेल विधि। तो ये मोंटेसरी विधि बताना है, ये मोंटेसरी विधि किसकी है। अगला क्वेश्चन है, ये सारे पुराने पेपर से लिए हुए हैं क्वेश्चन है, आपके सारे एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? बताएं। सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि या प्रयोगशाला विधि? बताएं। व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगशाला विधि। व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? तो प्रयोगशाला विधि उपयुक्त नहीं है। सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि और निगमन विधि ये सब व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त हैं, प्रयोगशाला विधि इसके लिए उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन बताएं, ये बताएं, कौन सा वचन क्रिया का सोपान नहीं है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, प्रस्तावना वाचन या मौन वाचन? बताएं भाई और बहनों कि कौन सा वचन शिक्षा क्रिया का सोपान नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे ये तो अटपटांगे, पर हिंदी पेडालॉजी और गणित पेडालॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें समझाने का कुछ नहीं है। कौन सा वचन क्रिया का सोपान नहीं है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रस्तावना वाचन। यह वचन का सोपान नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ वाचन कर लेना, वचन, ये कौन सा वाचन क्रिया का सोपान नहीं है? आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, मौन वाचन है, प्रस्तावना वाचन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण कौशल विकास के अंतर्गत निम्न शक्तियों का विकास होता है। श्रवण कौशल विकास के अंतर्गत किन शक्तियों का विकास होता है? अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति, बोधन शक्ति या उपयुक्त सभी? तो हमारा आंसर होगा श्रवण कौशल विकास के अंतर्गत अंतर्बोध शक्ति का विकास होता है, धारण शक्ति का होता है और बोधन शक्ति का होता है। मतलब तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 7वां, पढ़ने में उपयोगी किंतु लिखने में कठिन विधि कौन सी है? पढ़ने में तो अच्छी उपयोगी, पर अपन जो लिखते हैं उसमें बहुत ही कठिन विधि है। वाक्य द्वारा अक्षर परिचय विधि, वर्ण परिचय विधि, शब्द द्वारा अक्षर परिचय विधि या उपयुक्त सभी? बताएं। तो पढ़ने में उपयोगी किंतु लिखने में कठिन विधि है वाक्य द्वारा अक्षर परिचय विधि, वर्ण परिचय विधि और शब्द परिचय विधि। उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आते हैं।
ये पुराना सीटेट 2011 का पेपर है, सारे क्वेश्चन उसी के लिए हुए हैं मैंने। खेल खेल में भाषा की आरंभिक शिक्षा दी जाती है ध्वनि साम्य विधि से, साहचर्य विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से या सामूहिक पाठ विधि से। बताएं, खेल खेल में भाषा की आरंभिक शिक्षा दी जाती है। तो खेल खेल में भाषा की आरंभिक शिक्षा दी जाती है साहचर्य विधि से। किस विधि से? साहचर्य विधि से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, परंपरागत आरंभिक शिक्षण। बताएं, परंपरागत आरंभिक शिक्षण है स्वर को लिखना और सीखना, व्यंजनों को लिखना सीखना, स्वर और व्यंजन का क्रमिक रूप से लिखना या उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परंपरागत आरंभिक शिक्षण विधि स्वर और व्यंजन को क्रमिक रूप से लिखते सीखना। अगला क्वेश्चन है 10वां, किस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है? कौन सी पद्धति है जिसमें स्वयं बालक अपना ही सुधार करता है? अनुकरण विधि, जेकाटाक विधि, प्रश्न उत्तर विधि या कहानी विधि। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेकाटाक विधि द्वारा बालक स्वयं अपना सुधार करता है। ये जेकाटाक विधि क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, फिर मैं आपको इसको कल बताऊँगा पूरा। ठीक है, तो किस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है? तो ये है जेकाटाक विधि। क्या है? जेकाटाक विधि। सॉरी, एक मिनट, ये है जेकाटाक। ये जेकाटाक विधि द्वारा स्वयं बच्चे अपना स्वयं सुधार करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, ये बताएं, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाने बेहतर होता है क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों की बुद्धि का तेज़ी से विकास होता है या आगे चलकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने में नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। देखो, प्राथमिक स्तर पर तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती हैं। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की मातृभाषा में पढ़ाने के बेहतर हैं क्योंकि इसमें बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? टेक्स्ट बुक को पढ़कर, सहायक किताब पढ़कर, समाचार पत्र पढ़कर या वाद विवाद द्वारा। तो भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है टेक्स्ट बुक को पढ़कर। अपनी जो अपन किताबें पढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं टेक्स्ट बुक। तो भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है टेक्स्ट बुक को पढ़कर। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, किसी कौशल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका सुनकर, पढ़कर, कार्य कर कर या देखकर। बताएं, किसी भी कौशल को अपन सीखते हैं तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सुनकर, पढ़कर, कार्य कर कर या देखकर। बताएं, तो किसी भी कौशल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसके ऊपर अपन को कार्य करना चाहिए। कार्य कर कर देख कर सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। अगला क्वेश्चन है 14वां, ये बताएं, कक्षा का एक छात्र कक्षा में बिल्कुल भी नहीं बोलता है, उसकी अभिव्यक्ति योग्यता को विकसित करने के लिए शिक्षा का कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? मतलब कक्षा का एक छात्र है जो बिल्कुल भी नहीं बोलता है और उसकी अभिव्यक्ति योग्यता को विकसित करने के लिए शिक्षा के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? विचार विमर्श द्वारा, कक्षा क्रियाकलाप में सहभागिताओं के लिए बच्चों को उत्साहित करना चाहिए, ऐसे कुछ खेल या कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे बच्चे बोलना चाहे, या उन छात्रों को अच्छे अंक देना चाहिए जिससे उनकी अभिव्यक्ति अच्छी हो। बताएं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कक्षा का एक छात्र जो बिल्कुल भी नहीं बोलता है उसकी अभिव्यक्ति योग्यताओं को विकसित करने के लिए कक्षा क्रियाकलाप में सहभागिता के लिए बच्चों को उत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 15वां, ये बताएं, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। बताएं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो हमारा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बत। बताएं, हिंदी भाषा किस परिवार की है? तो वो है भारोपीय परिवार की। हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो वो है भारोपीय परिवार की। अगला क्वेश्चन बता 17वां, हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत या वैदिक संस्कृत। बताएं, हिंदी भाषा का जन्म हुआ
तो सबको याद है अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? वो हुआ अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस जाति से हुई है? बताएं। भाष या भाष? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, भाष। ये वाला सर, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। ऑप्शन नंबर सी, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी हिंदी या दक्षिणी हिंदी? बताएं। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया था? वो है खड़ी हिंदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 20वां, भाषा का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? शब्द, विचार, ध्वनि, चिन्ह या वाक्य? बताएं। भाषा का निर्माण किसके संयोग से हुआ है? तो भाषा का निर्माण हुआ है शब्द के संयोग से। ये मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं पेडालॉजी और व्याकरण के, जो आपके एक सीटेट 2011 का पेपर था वो पूरा ऐसा का ऐसा लिया गया है। तो उसमें से आपके ये जो 20 क्वेश्चन थे, उसके बाद मैं आपको एक गद्यांश कराऊंगा जो आपका आज का पूरा 30 नंबर का एक पेपर हो जाएगा। ये एक गद्यांश है, इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये लो मैं आपको बता देता हूँ 21 से 30 तक का। अपन गद्यांश शुरू करेंगे। भारतवर्ष कथा की जन्मभूमि है। मैं आप एक बार पढ़ लेता हूँ, आपको 1-2 बार पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन लगाने। तो इसके 10 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे सही होना चाहिए, 2 बार पढ़ना है। देखो इसमें ये एक दे रखा है, उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद फिर इतना बढ़ा दे। आपको एक ही बार एक पढ़ लेना है और जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर लगाने हैं। तो देखो, भारतवर्ष कथा की जन्मभूमि है। यह कहानी का आदि देश है। मनुष्य ने जिस क्षण इस देश की धरती पर पहली बार पांव रखा, मतलब मनुष्य ने जिस भी क्षण इस धरती पर पहली बार पांव रखा, कदाचित उस समय से कहानी का भी प्रचलन हमारे यहाँ हुआ। मतलब मानव ने जिस टाइम इस धरती पर पांव रखा उसी टाइम कहानी का भी प्रचलन हुआ, हमारे यहाँ हुआ। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना ईसा से कुछ हजार वर्ष पहले ही हो चुकी थी। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर तत्कालीन समाज में कहानी या लोकप्रियता और एक प्रचलित विधा होने के प्रमाण मिलते हैं। इंद्र उस समय का एक महानायक था। इंद्र क्या था? उस समय का एक महानायक था। इंद्र को लेकर ही ऋग्वेद समाज में अनेक मिथक या किंवदंतियाँ गढ़ी जा चुकी थी। कहानी इस मिथकों और कथाओं से अंतर्गर्भित थी। इंद्र की चरित्र गाथा अपने आप में एक अनौपचारिक विस्तार को समेटे हुए कहानी का ढांचा सामने रखती थी। इस दृष्टि से ऋग्वेद 1/32 का यह अंश पठनीय है। मैं इंद्र के पराक्रमों का वर्णन करता हूँ जिसने उस व्रजधारी ने सबसे पहले किया है। उसने अहि नामक असुर को मारा, जल की धारा को प्रवाहित किया और पर्वत की नदियों के लिए रास्ता खोला। इंद्र ने उस अहि को मार गिराया जो पर्वत पर रहता था। मतलब जो पर्वत पर रहता था इंद्र ने उसको मार डाला। त्वष्टा से इंद्र के लिए वज्र बन गया। इंद्र ने जैसे ही नदियों का रास्ता खोला, रबाती हुई गायों की तरह जल नीचे की ओर बह चला। उसने अपने बल को प्रखर करने के लिए सोमपान किया और ब्रज से अहि पर प्रहार किया। इंद्र ने मायावियों की माया का विरोध किया। उसने सूर्य, उषा और आकाश को अनावृत किया। इसके पश्चात इंद्र का कोई शत्रु न रहा। इंद्र ने वृत्त के अंगों को ऐसे काट डाला जैसे पेड़ की डालियां कट जाती है। इंद्र ने व्रत के अंगों को ऐसे काट डाला जैसे पेड़ की डालियां कट जाती है। व्रत धरती पर गिर पड़ा, मद्यपान करके वृत्त और इंद्र से लड़ने लगा। इंद्र सोमापाई हैं, उसके अनेक शत्रुओं का दमन किया गया। व्रत इंद्र के प्रहारों को कैसे रह सकता था? वह बुरी तरह से हारा, पर हाथ और पांव कट जाने पर भी उसने इंद्र से लड़ाई जारी रखी। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी तो भी उसने लड़ाई जारी रखी। इंद्र ने उसकी पीठ पर वज्र से प्रहार किया। बेल भल्ला सांड के मुकाबले में ठहर सकता है। वृत्त के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब जल का प्रवाह लोगों की प्यास बुझाने के लिए व्रत के ऊपर से बह उठा। व्रत ने जल की धारा को जबरदस्ती रोक रखा था। अब वही जल उसे रोनता हुआ बह रहा था। इंद्र ने व्रत की शक्तिहीन माता पर भी प्रहार किया। माता ऊपर थी, व्रत नीचे पड़ा था। व्रत की माता ऐसे पड़ी थी जैसे गाय अपने बछड़े के साथ पड़ी हो। व्रत का मृत शरीर उस जलधारा में पड़ा था जो रुकना नहीं जानती थी, विश्राम नहीं करती। इसी दास के बस में होकर तो जल अभी तक रुका हुआ था। अहि उसका रक्षक था।
अहि उसका रक्षक था, जैसे पणी गायों को रोक लेते हैं वैसे उसने जल की धाराओं को रोक रखा था। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इंद्र ने, ये लो अभी मैंने आपको पढ़ा, इंद्र ने सूर्य, उषा और आकाश को क्या किया? अनावृत किया, आवृत किया, लोकव्रत किया या गोलाकार किया? देखो इसका आंसर ये यहाँ मिल गया। उसने सूर्य, उषा और आकृत को अनावृत किया। क्या किया? अनावृत। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? इंद्र ने सूर्य, उषा और आकाश को क्या किया? ऑप्शन नंबर ए, अनावृत किया। ये लो, ये आ गया अनावृत। ये अब इतना पढ़ना भी नहीं। भारतवर्ष की कथा की कौन सी भूमि है? जन्मभूमि, बंजर भूमि, कर्म भूमि या उर्वर भूमि? तो ये रही भारतवर्ष कथा की जन्मभूमि है। क्या है? जन्मभूमि। इसने क्या पूछा? ये भारतवर्ष कथा की कौन सी भूमि है? तो ऑप्शन नंबर ए, जन्मभूमि। अगला क्वेश्चन बताएं। ऋग्वेद विश्व साहित्य का कैसा ग्रंथ माना जाता है? प्राचीन, धार्मिक, अधुनापद या मध्यकालीन? बताएं। हमारा आंसर ये रहा। कहाँ है? देखो मैं बताऊँ आपको, एक मिनट। इंद्र इंद्र इंद्र, ये रहा ऋग्वेद विश्व, एक मिनट हो, ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या पूछा है? ऋग्वेद विश्व साहित्य का कौन सा ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्राचीनतम ग्रंथ है। ये लो 3 क्वेश्चन सही होगा। ये बताओ, व्रत का मृत शरीर कहाँ पड़ा हुआ था? जो व्रत है उसका मृत शरीर कहाँ पड़ा था? जंगल में, जमीन पर, पहाड़ पर या जलधारा में? बताएं। ये रहा इसका आंसर। ये व्रत का मृत शरीर जलधारा में पड़ा था। कहाँ पे पड़ा था? व्रत का मृत शरीर कहाँ पड़ा था? तो जंगल में नहीं, जमीन पे नहीं, जलधारा में। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन 5वां, ये बताएं। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर तत्कालीन समाज में किसकी लोकप्रियता के प्रमाण मिलते हैं? काव्य पाठ, संगीत गायन, चित्रकारी या किस्सा गोई? बताएं। ये रहा इसका आंसर। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर तत्कालीन समाज में कहानी या किस्सा गोई की लोकप्रियता का प्रचलित विधा है। किस्सा गोई। तो क्वेश्चन क्या था? ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर तत्कालीन समाज में किसकी लोकप्रियता का प्रमाण मिलता है? तो ऑप्शन नंबर चौथा, किस्सा गोई। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं। अगर किसी को मैथ्स पेडालॉजी, हिंदी पेडालॉजी और हिंदी ग्रामर के प्ले लिस्ट नहीं मिल रही हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986। तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ये सारी लिंक आपको सेंड कर दूँगा। 9753749986। इसके अलावा हमारी एक मॉक टेस्ट सीरीज है जिसमें 150 क्वेश्चन है। आपको एक पेपर डेली मिलेगा। उसका प्राइस है 300 रुपये। उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या आप मैसेज कर देना तो हम आपको लिंक दे देंगे। उसके अलावा हमारे मैथ्स की, ईवीएस की और इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। अगर किसी को भी ज़रूरत है तो वो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। अगला क्वेश्चन बताएं। ये उस समय का महानायक किस देवता को माना जाता है? विष्णु, इंद्र, शिव या राम? तो उस समय का महानायक इंद्र देवता को माना जाता है। 27वां क्वेश्चन। इंद्र की चरित्र गाथा अपने आप में किस विस्तार को समेटे होती? उपनय, साहिक, इनमें से कोई नहीं, चरित्र गाथा या कथा? बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औपन्यासिकता है। इंद्र की चरित्र गाथा अपने आप में किस विस्तार में समेटी हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए। 28वां क्वेश्चन बताएं। इंद्र को लेकर ही किस समाज में अनेक मिथक और किंवदंतियां गढ़ी थी? उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक, रामायणकालीन या वैदिक? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वैदिक। इंद्र को लेकर ही ऋग्वेद काल में ही अनेक मिथकों की किंवदंतियां गढ़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंद्र ने व्रत की शक्ति इनकी संबंधी पर भी प्रहार किया? माता पर, पिता पर, पुत्र पर या भ्राता पर? तो ऑप्शन नंबर ए, माता पर किया था उसने। आज का आखिरी क्वेश्चन है, आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। आपके 10 नंबर ऐसे कैसे आ जाएंगे इसमें से। ऋग्वेदीन मिथकों और कथाओं में क्या अंतर नहीं? संभाषण, कहानी, वार्तालाप या इतिहास? तो उसका है कहानी का। क्या है? ऋग्वेदिक काल मिथकों और कथाओं में क्या अंतर किए थे? ये रहा इसका आंसर, कहानी। इन मिथकों और कथाओं में अंतर्भित हैं तो कहानी, ऑप्शन नंबर। ये मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन कराएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के 30 क्वेश्चन में से आपको कितने नंबर आए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज हम वापस हिंदी पेडालॉजी का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं।
कल मैंने आपको गणित पेडालॉजी के क्वेश्चन कराए थे, चैप्टर वाइज ही कराए थे, उसमें 15 क्वेश्चन कराए थे। आपने अच्छे कमेंट किए, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज हम हिंदी पढ़ेंगे, एक दिन अपन हिंदी पेडालॉजी पढ़ेंगे, एक दिन अपन हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे और एक दिन अपन पढ़ेंगे गणित पेडालॉजी। ठीक है, तो आज अपन मैंने आपको ये सारा सिलेबस भी बता दिया है, PDF भी दे दी थी, है ना। ये 15 क्वेश्चन करा दिए थे मैंने सारे। अगर आपको PDF नहीं मिली है तो वो एक बार मैसेज कर देना। ये आज से अपन पढ़ेंगे 16 क्वेश्चन, 16 से लगा के 30 तक के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज मैं आपको हो सके तो एक गद्यांश या पद्यांश भी पढ़ा दूंगा। पहले अपन 16 से लगा के 30 तक के क्वेश्चन करेंगे और आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। आपके रोज़ 2 बजे हिंदी पेडालॉजी, गणित पेडालॉजी, हिंदी ग्रामर, तीनों में से एक वीडियो डेली आ रहे हैं आपके हिंदी के। तो कल आपका गणित पेडालॉजी का था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके वीडियो देख ले। इससे पहले मैंने आपको 25+ वीडियो करा दिए थे गणित के, हिंदी के 25+ करा दिए थे। आज अपन करेंगे हिंदी पेडालॉजी का क्वेश्चन नंबर 16। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन हैं। पाठ्य पुस्तक में दी गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, पठन कौशल पर अधिक बल देना, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, और चौथा है समाचार पत्र, पत्रकार या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात को निहितार्थ सोच समझकर ही पहचान करना। बताएं इसका आंसर क्या होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहाँ होगी, बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो पेडालॉजी में सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो आपको लगेंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, पर ये है ना सारे एग्ज़ाम में जो आपकी पुरानी एग्ज़ाम में हुई है वो सारे क्वेश्चन में चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। तो आप इसे देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाचार पत्र, पत्रकार या अन्य भाषी सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच समझकर ही पहचान करना। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। बताएं, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, या इंग्लैंड निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये इंग्लैंड नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, सुनी, पढ़ी और समझी, सुनी, पढ़ी और समझी भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में कौन सा सहायक है। सुनी, देखी, पढ़ी घटनाओं को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, औपचारिक पत्र लेखन, या किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। बताएं इसका आंसर क्या होगा। सुनी, पढ़ी और समझी भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने के लिए आप कौन सा सबसे उचित मानोगे इसमें से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आपने लगा दिया होगा, और ए वाला, सुनी, देखी और पढ़ी घटनाओं को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध चरण के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्यिक सराहना, साहित्यिक बोध, सौंदर्यात्मक बोध, सामाजिक राजनीतिक, भाषा साहित्यिक ऐतिहासिक, या साहित्यिक बहुत सराहना बोध ऐतिहासिक। बताएं भाषा के संदर्भ में, ये देखो यहाँ पे देश है, साहित्यिक, सराहना, ऐतिहासिक, साहित्यिक बोध, सौंदर्य बोध, सामाजिक राजनीतिक, ये सब देश है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन सा महत्वपूर्ण है? साहित्यिक बोध, सौंदर्य बोध और सामाजिक राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है? कक्षा 8वीं का जो बच्चा है उसमें साहित्य का चयन करते समय आपको उसके बारे में क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, अच्छे साहित्य का प्रकाशन लेखन, बच्चों की भाषीय पृष्ठभूमि या बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और भाषा के प्रयोग की क्षमता। बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता। कक्षा 8वीं का जो बच्चा है उसके लिए साहित्य का चयन करने के लिए आपको क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? तो हमें यह जानना सर्वाधिक जरूरी है कि उनमें बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और उसके भाषा का प्रयोग की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, हमारे अनुभव को आकार देने में, मतलब हमारे जो अनुभव है उसको बड़ा करना, मतलब आकार देने में भाषा के महत्वपूर्ण भूमिका से, हमारा जो अनुभव है उसको बड़ा करने में भाषा की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। इसका शिक्षक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करके विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर पर बातचीत की जाए या सदैव अनुभव पर बातचीत की जाए। और चौथा है, अनुभवों को लेखन कार्य बढ़ाया जाए। बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को विविध संदर्भ में अनुभव करके विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर पर बातचीत की जाए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? मुहावरे, लोकोक्तियाँ का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, और चौथा है अपने इस बात को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। बताएं इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? बताएं इसका सही आंसर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य यह है कि अपने इस बात को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, अपने ही इसी बात को दूसरों के सामने व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है अत्यंत जटिल प्रक्रिया, भाषा की कक्षा से ही संभव है, घर में ही संभव है, या विभिन्न विषयों की कक्षाओं से संबंध है? बताएं। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षाओं से संबंध है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ में आया, यह किस सिद्धांत के माध्यम से पता है? तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ में आया, यह किस सिद्धांत के माध्यम से पता चलता है? बाल केंद्रित सिद्धांत से, शिक्षण सूत्र से, बहुमुखी प्रयास से, या अभ्यास सिद्धांत से? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास के सिद्धांत से हमें यह पता चलता है कि पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ में आया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 25, भाषा के सभी रूपों में से किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? भाषा के सभी रूप में से किस रूप का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? लिखित, सांकेतिक, मौखिक, या व्यवहारिक? बताएं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भाषा के सभी रूपों में से मौखिक भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ये बताएं। गरिमा पेड़ को पेड़ बोलती है, मतलब पेड़ को पेड़ बोलती हैं, इस कारण उसे सहपाठी बहुत चिढ़ाते हैं। इस स्थिति में शिक्षण का कौन सा सिद्धांत गरिमा को सहायता करता है? स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वयं संशोधन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्र के प्रयोग का सिद्धांत, या मौखिक तथा लेखन कार्य का सिद्धांत? बताएं। गरिमा पेड़ को पेड़ बोलती हैं तो इस कारण सभी लोग उसे चिढ़ाते हैं, तो इस स्थिति में शिक्षण का कौन सा सिद्धांत गरिमा को सहायता करता है, मतलब कि वो सही से बोले, पेड़ को पेड़ ही बोले? बताएं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा उसको स्वयं संशोधन का सिद्धांत, उसे स्वयं को संशोधन करने का सिद्धांत ये
सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पढ़ने में प्रभाव, अर्थ का निर्माण, वर्गों की पहचान या विराम चिन्हों का ज्ञान। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अर्थ का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी। 28वां, प्राथमिक स्तर पर भाषा की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना या बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विभिन्न अवसर देना। बताएं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विभिन्न अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर भाषा की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की सर्वश्रेष्ठ विधि है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करके विभिन्न अवसर देना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताएं। 4 ऑप्शन है। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं से व्यक्त करने का माध्यम बताना, बच्चों के घर की भाषा स्कूल की भाषा में संबंध बताना, और चौथा सुनी गई बातों का जो का त्यों दोहराना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनी गई बातों का जो का ऐसे के ऐसे दोहराना प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको एक गद्यांश पढ़ाऊँगा। भाषा रिक्त स्थान और रिक्त स्थान उत्तम स्थान है। पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सुनने, देखो यहाँ कोमा है, पढ़ने फिर लिखने, संप्रेषण, सुनने, बोलने, सोचने, सोचने, महसूस करने और चीज़ों को से जुड़ने, पढ़ने, लिखने और समझने। बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आज मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन कराए थे और 15-30 क्वेश्चन हो गए हिंदी पेडालॉजी के। इससे पहले मैंने आपके हिंदी के 25 वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना। इसके बाद मैंने आपके गणित पेडालॉजी के भी 25 से 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, वो नहीं देखे वो भी देख लेना। आपको अगर इनकी लिंक नहीं मिली हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986, तो मैं आपको इस पर सारी जानकारी दे दूँ। हमारी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, मैथ्स, CTP, इंग्लिश सारी। अगर आपको परचेस करना है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना। अब मैं आपको ये 15 क्वेश्चन हो गए, मैं आपको PDF भी इसकी दे दूँगा। अब अपन करेंगे एक गद्यांश। ये मैं आज इसका एक आपको पद्यांश कराऊँगा। ये अभी जो 2nd ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबल टेस्ट 2018 में 17 फरवरी 2019 को 2:30 बजे, ठीक है। तो आज मैं इसका एक पद्यांश कराऊंगा आपको, गद्यांश पद्यांश। तो आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में आएंगे जो वर्ग 3 की। ये देख लीजिए, जनरल हिंदी, ये एक गद्यांश है। आज इसको पढ़ के मैं आपको इसका पूरा क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये एक इतना बड़ा पद्यांश है और खाली इसने एक क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें, फिर ये का ये गद्यांश यहाँ टाइप कर रखा। अगर जिसने पुराने आपने देखे नहीं होंगे और आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप इसको भी पढ़ोगे पूरा और ये एक ही क्वेश्चन लगाओगे, फिर इसको भी पढ़ोगे पूरा, फिर एक ही क्वेश्चन लगाओगे, फिर इसको भी पढ़ोगे पूरा, एक ही क्वेश्चन। अपन पढ़ेंगे खाली एक बार और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसी को हम सोल्व कर लेंगे, क्योंकि सब एक ही है। इसने खाली एक क्वेश्चन दिया, ये इतना बड़ा पढ़ेगा आदमी, फिर ये एक क्वेश्चन करेगा, इतना बड़ा पढ़ेगा, फिर एक क्वेश्चन करेगा। इसलिए ना इस अपन को एक बार देख के जाना ज़रूरी है। तो मैं आज आपको इसका एक पद्यांश पूरा पढ़ा देता हूँ और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार आपको करा देता हूँ। चल शुरुआत करते हैं। कोसी कहाँ से बस चली? कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। आपको एक एक लाइन पढ़ना है और उस पर ध्यान देना है। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडोल पत्थर पर कल कल करती हुई कोसी, कौन से पत्थर पर? सुडोल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, किनारों के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरी मखमली खेल। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। अगर आपसे पूछ ले कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी, एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते हैं,
छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नाले पर बने हुए पुल, कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली ही जा रही थी। जंगलों से रास्ता सुहावना था और उस पर थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालास बना रहा था। पर जो जो बस आगे बढ़ रही थी, वो पूरी बस में बैठी है तो वो पूरी बता रही कि जो जो बस आगे बढ़ रही थी तो हमारा मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कोसा जी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले गए। कोसी सिर्फ 6 मील पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मैंने एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी ने अधिक मोहा है। गांधी जी ने यह अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कोसानी में ही होता है। कोसी नदी का नाम है कोसानी। ये नदी घाटी, खेत, गांव सुंदर है किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। हम कभी कभी अपना स्वयं शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और जो जो कोसानी नज़दीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, मतलब जो जो कोसी नदी पास में आती गई जो जो उसका धैर्य कम होता गया कि जिस कोसी नदी के बारे में इतना सुना था पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बता रहा है इसमें। ये अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक गया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक प्रमुख लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर है पर कोसानी बसा हुआ है। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो गया, मतलब कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू होगा। कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। फाइनली कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ़ का तो कहीं नाम ही निशान नहीं है। मतलब किसी ने कहा था उनको कि वहाँ तो इतना बड़ा दृश्य है और सब है, पर वो जहाँ पे उतरी वहाँ पे ना तो बर्फ़ था न कुछ भी था, कोई भी निशान नहीं था। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं। अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तंभ खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कोसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में या तो केल्यूकर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रही है। इससे किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाली बेल की लड़ियाँ सी नदियाँ। मन में बेखत्मा यही आया कि इन बेलों की लाठियों को उठाकर कलाई में लपेट लूँ, आँखों से लगा लूँ और अकस्मात हम एक दूसरे लोग में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कर्ष की लगा कि इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पहुँचकर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब ये कहा गया है कि किसी ने उसको बताया था कि इतना सारा इतना बढ़िया है, पर वो वहाँ पर उतरी तो उसको कुछ भी ठीक ठाक नहीं लगा। अब क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्न का, देखो इतना बड़ा गद्यांश है और इसने खाली एक क्वेश्चन पूछा है। बताएं कहाँ से बस चलने के बाद रास्ते में के दृश्य बदलने लगी? रानीखेत, हिमालय, कोसानी या कोसी? बताएं। देखो इसका आंसर ऊपर ही आ गया। कहाँ से बस चली? तो कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। ऑप्शन नंबर ये रहा, ऑप्शन नंबर चौथा। कहाँ से बस चलने के बाद रास्ते का दृश्य बदलने लगी? तो कोसी से बस चलने के बाद रास्ते का दृश्य बदलने लगी। अगला क्वेश्चन है ये, देखो कोसी बस चली। अब अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अब गांधी जी को कोसानी में किस देश जैसा एहसास होता था? दक्षिण अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या रूस? बताएं। ये रहा इसका आंसर। गांधी जी ने कहा अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आवास कोसानी में ही होता है। कहाँ का स्विट्जरलैंड का आवास कहाँ होता है? कोसानी। ये ना, गांधी जी को कोसानी में किस देश का एहसास होता था? तो ये स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर तीसरा। आपको एक बार उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम में और इसके क्वेश्चन उसमें देख के लगाने पड़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही सरल क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है
गांधी जी ने कहाँ पर अनाशक्ति योग लिखा था? गुजरात, कोसानी, कश्मीर या स्विट्जरलैंड? अभी हाल बताया मैंने, ये रहा। उन्हें कोसानी ने अधिक मोहा है और गांधी जी ने यही अनाशक्ति योग लिखा था। कहाँ? कोसानी में, ये रहा। गांधी ने कहा, तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा, कोसानी में अनाशक्ति योग लिखा था। ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा, केल्यूकर के रंग बिरंगी घाटी में कौन वापस करते होंगे? मनुष्य और पशु? कोई नहीं, देवी देवता, किन्नर और यक्ष? तो हमारा आंसर क्या होगा? किन्नर और यक्ष, ऑप्शन नंबर चौथा। अभी अपन ने देखा था उसमें, ये रहा। मैं बताऊं क्या इसमें? मैं बताता हूँ। ये रहा इसका आंसर। ये इसने किन्नर और यक्ष ही वास करते हैं, किन्नर और यक्ष ही वास करते हैं। केल्यूकर के रंग बिरंगी घाटी में कौन वास करते हैं? मनुष्य और पशु नहीं, तो ये रहा किन्नर और यक्ष। पांचवा क्वेश्चन है, बर्फ व देखो चिल्लाकर किसने कहा? शुल्क जी ने, सब ने, पाठक ने या लेखक ने? बताएं। बर्फ व देखो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपको लेखक ने। बर्फ व देखो चिल्लाकर कहा था लेखक ने। अगला क्वेश्चन है छठा, कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौन सा कोसानी ने अधिक मोहा है? लेखक ने ऐसा किसने कहा था? सहयोगी से, शुल्क जी से, किसी से नहीं या पत्नी से? बताएं। तो ये कहा था उसने सहयोगी से। किससे कहा था? कश्मीर के मुकाबले में वो कोसानी से अधिक मोहा है, ये कहा था उसने अपने सहयोगी से। इसमें आपको एक बार देख लेना, मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन सातवां, नदी को कहाँ लपेटने की बात करता है? गले में, कलाई में, किसी में नहीं या झोले में? बताएं। ये रहा इसका आंसर। ये इन बेलों की लड़ियों में उठाकर कलाई में लपेट लूँ। तो कहाँ पे लपेट लूँ? नदियों को कहाँ लपेटने की कहा था? ये नदियाँ को कहाँ लपेटने का कहा था? कलाई में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, कलाई में। अगला क्वेश्चन है, अपार सौंदर्य कहाँ बिखरा हुआ था? पीछे की घाटी में, डाक बंगला में, सामने की घाटी में या पहाड़ी घाटी में? बताएं। अपार सौंदर्य कहाँ बिखरा हुआ था? तो देखो ये, कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। ये पूरा लिखा हुआ है, ये रहा, सामने की घाटी में। तो हमारा आंसर क्या होगा? सामने की घाटी में। अगला क्वेश्चन है नौवां, कहाँ की घाटी बेहद सुंदर है? सोमेश्वर, विंध्याचल, कौसानी या रामेश्वर? बताएं। तो हमारा आंसर क्या होगा? सोमेश्वर। कहाँ की घाटी बेहद सुंदर है? तो सोमेश्वर की घाटी बेहद सुंदर है। और आज आखिरी क्वेश्चन है 10वां, थकावट के बाद रास्ते का सुहानापन लेखक को क्या बना रहा था? मोहित, तंद्रासाल, उत्तेजक या विचारमग्न? बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, थकावट के बाद रास्ते का सुहानापन लेखक को तंद्रालस बना रहा था। ये मैंने आपको एक पेपर कराया है वर्ग 2 में, जो अभी आई थी मिडिल स्कूल का एक तो उसका एक गद्यांश कराया। इससे पहले मैंने आपको 15 पेडालॉजी क्वेश्चन करा दिए हैं। आपके आज 30 क्वेश्चन हो गए हैं, 25 क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। कल आपको फिर कल हिंदी ग्रामर का होगा या गणित पेडालॉजी का, दोनों में से एक होगा। और अगर नोटिफिकेशन नहीं आए तो आपको डेली 11 बजे या 2 बजे एक बार विजिट कर लेना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।